नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जगदीप धनखड़ के अपमानजनक तरीके से इस्तीफा लिए जाने के बाद से ही राजनीतिक तूफान, राजनीतिक भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि जो मोदी की आंख का तारा हुआ करते थे, जो मोदी के इतने प्यारे हुआ करते थे, जो मोदी के सामने सही से खड़े भी नहीं होते थे, यानी कि सीधे खड़े होकर भी नहीं चलते थे और हमेशा एक कह सकते हैं कि एक फोल्ड या फिर एक तरह से झुके हुए अंदाज में हमेशा नजर आते थे। आखिर वो इतनी आंखों में कैसे गए कि रातों रात उनका इस्तीफा ले लिया गया, और वो भी इतने अपमानजनक तरीके से इस्तीफा लिया गया है जिसकी चर्चाएं तमाम तरफ हो रही हैं। और चर्चा ये भी है कि आजादी के बाद से किसी भी उपराष्ट्रपति का इस तरह से ना तो उन्होंने इस्तीफा दिया है और ना ही इतने अपमानजनक तरीके से इस्तीफा लिया गया है। अभी 2 साल और थे जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में, और वो ये कहा करते थे कि आई विल रिटायर एट द राइट टाइम, अगस्त 2027, सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरवेंशन। ये उन्होंने एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बात ये कही थी और बहुत ही सरकास्टिक अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा था। और आखिर जो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने कार्यकाल को लेकर जगदीप धनखड़, जो उस दिन भी मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी तमाम गतिविधियों में वो शामिल थे, आखिर शाम होते होते तक ऐसा क्या हो गया कि उनका इस्तीफा इस तरह से ले लिया गया। ये बताया जा रहा है कि 8:30 बजे के आसपास जेपी नड्डा की तरफ से उनको फोन किया गया और ये कहा गया कि आला कमान चाहता है कि आप इस्तीफा दें। उन्हें कुछ कहने, अपनी बात करने का मौका तक नहीं दिया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इस्तीफा जिस तरह से लिखा गया है उसमें वो कुछ लाइनें अपने पास से ऐड करना चाहते थे, वो लाइंस भी उनको ऐड करने का मौका नहीं दिया गया। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझें कि जिस तरह से वो इस्तीफा लिखना चाहते थे वो इस्तीफा भी उन्हें लिखने नहीं दिया गया। यानी कि अगर इसे सीधे शब्दों में देखें तो शायद ये इस्तीफा छपकर आया था और उनके सिर्फ दस्तखत लिए गए, उन्होंने दस्तखत दिए, बस उसके बाद और कुछ नहीं। ये भी आप ये देखिए कि नियमों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन ना तो उनका कोई विदाई समारोह होगा और ना ही उनका कोई विदाई भाषण होगा। ये कहा जा रहा है कि जो कार्यकाल पूरा किया जाता है, पूरा कार्यकाल करते हैं उसके बाद ही ये सब कुछ होता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, वो भी 15-16 घंटे के बाद, वो भी ये बताता है कि किस तरह से उनका इस्तीफा लिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस्तीफा क्यों लिया गया है, क्या कारण बने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के। ये तो लग रहा था कि ये मॉनसून सत्र जो है वो तूफानी होने जा रहा है, लेकिन इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, राजनीतिक तूफान, ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि हमारी सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं, और आखिरकार पहला इस्तीफा हमने देखा, और वो भी जगदीप धनखड़ का। क्या उनको बलि का बकरा बनाया गया है? आखिर क्यों और किस लिए बनाया गया है, ये सवाल है। क्या जस्टिस वर्मा को लेकर जो इम्पीचमेंट मोशन लाया गया, जो नोटिस दिया गया, और उस नोटिस पर जो इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्ष के सांसदों के दस्तखत जिस तरह से हुए, क्या वो इसका कारण बना? यही इसको सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से अभी भी घिरी हुई है, घिरी हुई थी, और उनको ये लग रहा था कि इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में लाया जाएगा और ये इम्पीचमेंट मोशन जो है वो सरकार की तरफ से लाया जाएगा। हाई मॉरल ग्राउंड्स जो हैं वो इसमें वो पेश करेंगे और ये बताएंगे कि देखिए भ्रष्टाचार पर हमारी नो टॉलरेंस पॉलिसी है। लेकिन वो सुनहरा मौका जगदीप धनखड़ ने सरकार के हाथ से एक तरह से ले लिया, क्योंकि ये नोटिस जो है पहले राज्यसभा में एक्सेप्ट कर लिया गया, और वो भी विपक्ष के सांसदों का। ये भी बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के घर पर, दफ्तर पर जो मीटिंग हुई थी, जिस कोरे कागज पर दस्तखत किए गए थे, वो भी आनन फानन में दरअसल इस इम्पीचमेंट मोशन के तहत ही ये दस्तखत जो है वो लिए गए थे, ताकि इस कहानी को दूसरे तरीके से बताया जा सके। सरकार ये चाहती थी कि लोकसभा में लाया जाए और फिर राज्यसभा में, और उसके बाद इस पर गहरी और
बड़ी चर्चा जो है वो की जाए और सरकार एक हाई मॉरल ग्राउंड ले। मैं आपको ये भी बता दूं कि जगदीप धनखड़ के हम हजार चीजों पर उनको लेकर सवाल उठा सकते हैं कि किस तरह से असंवैधानिक पूरा उनका रवैया था, विपक्ष को कोई लेवल प्लेइंग फील्ड वो नहीं देते थे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी जिस तरह की उनकी टिप्पणियां रही, जितनी भत्सना उनके पूरे कार्यकाल में किए गए कामों की जाए उतनी कम है। लेकिन जस्टिस वर्मा के मामले की अगर हम बात करें तो वो लगातार इसको लेकर मुखर थे और एक बात जो लगातार वो ये कहते थे कि ये करोड़ों रुपया आखिर किसका है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए थे लगभग जो उनके घर में जले हुए या फिर सही स्थिति में जस्टिस वर्मा के घर से मिले हैं। और उसको लेकर सवाल ये कि क्या ये पैसा जस्टिस वर्मा का था या ये पैसा किसी ऐसे बड़े शख्स का था जिसको छिपाया जाना था, और क्या यही वजह बना जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की कि वो इसमें किस तरह से मुखर हो रहे थे, वो इसमें पेश आ रहे थे, लगातार इसको लेकर वो अलग अलग मंचों से बात कर रहे थे, इसको लेकर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे थे। और कौन कोई ऐसा शख्स था क्या जिसको बचाने की कोशिश की जा रही थी, और जगदीप धनखड़ इस पर लगातार अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। और अब इम्पीचमेंट मोशन, इसके अलावा जिस तरह से हमने ये देखा कि विपक्ष को जाते जाते ही सही जो उन्होंने मौका दिया, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये मौका दिया मल्लिकार्जुन खड़गे को कि वो उस पर बात करें, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चंद मिनटों में जो तमाम बातें उसमें कह दी वो एक तरह से उन्होंने सरकार की बखियां उधेड़ दी। केजरीवाल का मिलना, संजय शर्मा का जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका जाकर वहां पर मिलना, इसके अलावा कुछ दिनों में ये भी बताया जा रहा था कि विपक्ष से उनकी थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्या ये तमाम चीजें उनके इस इस्तीफे की वजह बनी है, और वो भी इतने अपमानजनक तरीके से। और अब आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुप्पी है इस पर, सिर्फ एक के लिए ट्वीट जो है वो भी बेहद, हम ये कह सकते हैं कि इससे अच्छा वो ट्वीट ना करते तो शायद थोड़ी इज्जत बची रहती, जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट किया। इसके बाद से सरा हुआ है, उससे ज्यादा तो विपक्ष बोलता हुआ नजर आ रहा है, जिस विपक्ष को लेकर उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी उनको लेवल प्लेइंग फील्ड न देने की और उनको लेक्चर की, वो विपक्ष ज्यादा बोलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये साफ है कि इससे पूरा राजनीतिक तूफान जो है वो खड़ा हुआ है, और इसके अलावा अब उन नामों की लगी है कि अब इस कुर्सी पर किसको बिठाया जाना है। जाहिर सी बात है कि कोई कठपुतली ही बिठाई जाएगी जो इनसे भी ज्यादा झुककर काम कर सके, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ बिहार चुनाव को भी सीधे तौर पर ध्यान में रखा जाएगा कि ऐसे जातिगत फायदा लिया जा सके और राजनीतिक फायदा बिहार में लिया जा सके, इसकी पूरी कोशिशें होंगी। हालांकि इसको लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कहा जा रहा है कि एज सून एज पॉसिबल ये किया जा रहा है। अब खबर ये भी आ रही है कि विपक्ष के आगे झुकता हुआ भी सत्ता पक्ष नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 तारीख को चर्चा की जाएगी, 16 और 9 घंटे की चर्चा की जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि लोकसभा में तो अभी खबर नहीं है कि राज्यसभा में मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री भी अपना भाषण ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देंगे, क्योंकि इस पर पूरे तरीके से घिरते हुए नजर आ रही है सरकार। राष्ट्रवाद का वो मुद्दा जिस पर उसको हर किसी को वो सर्टिफिकेट देती हुई नजर आती थी, अब वो पूरे तरीके से इस पर बैकफुट पर है। और राहुल गांधी ने आज इसको लेकर मोर्चा खोला है। कल भी देखा हमने, आज भी देखा, पार्लियामेंट के बाहर SIR को लेकर आज बाकायदा तौर पर काली पट्टियां बांधकर और काला गमछा पहनकर, टी शर्ट पहनकर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार को घेरा है, नरेंद्र मोदी की जिस तरह से धज्जियां उन्होंने उड़ाई हैं, मैं आपको सुनवाना चाहूंगी क्या कुछ उन्होंने कहा है। 2 अलग अलग बाइट है उनकी, एक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और एक SIR को लेकर। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है।
मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहाँ की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये लोकसभा, ठीक है, और यही काम इनको पता लग गया है, इनका जो गेम हम समझ गए हैं। ये लोकसभा चुनाव की बात है, ये लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। थैंक यू सर। तो हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है, पूरी सच्चाई उन्होंने बताई है। लगातार मुखर होकर राहुल गांधी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अब उनके साथ जेडीयू भी सुर में सुर मिलाता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर संजीव है, एमएलए है जेडीयू के, उन्होंने आज एसआईआर को लेकर खुले तौर पर इसका विरोध किया है। और गिरधारी यादव हैं, एमपी हैं जेडीयू से ही, उन्होंने तो सीधे तौर पर इसको तुगलकी फरमान बता दिया है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती हमारे ऊपर ये थोपा गया है, मेरा खुद का बेटा बाहर रहता है, वो आकर वोट नहीं कर सकता। अपने लिए भी उन्होंने बात कही कि उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि पार्टी से अलग हटकर आप ये बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वोट ही नहीं करेंगे तो पार्टी के साथ, पार्टी के बाद की क्या बात रह जाती है। ये मैं अपने स्वयं की इच्छा से ये बात यहां पर ये कह रहा हूं कि ये तुगलकी फरमान है और जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया है। सोचिए आप, ये किस तरह से वोट की चोरी की जा रही है। तो हर तरीके से आप ये देखिए कि तानाशाही बर्पा कर रखी है। तो उपराष्ट्रपति को ऐसे ही हटा देंगे, महाराष्ट्र में चोरी होगी, हरियाणा में होगी, लोकसभा इलेक्शन में होगी, और अब बिहार में तो पूरी तरीके से नया खेल शुरू कर ही दिया गया है। मैं आपको राहुल गांधी की एक और बाइट सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं उनके पास मैं जाना चाहूंगी, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने एक और तीखा हमला मोदी को लेकर कहा है कि देशभक्त अपने आप को कहते थे, लेकिन कैसे भग गए, या भग गए का उनका कहने का मतलब था कि विदेश चले गए हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और वो विदेश में है। हमेशा जैसे वो सवालों से बचते रहे हैं, वैसे ही अभी भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। दो आप मेरे साथ पैनलिस्ट को देख सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और जाना माना चेहरा विवेक देशपांडे जी भी मेरे साथ जुड़ गए। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। सवाल विवेक जी शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगी, क्या ये गुत्थी सुलझ गई है कि क्यों धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है, या अभी भी आपको लगता है कि जब तक वो खुद नहीं बोलेंगे तब तक नहीं पता चल पाएगा कि आखिर क्या हुआ है? जी बुशरा जी, जहाँ तक गुत्थी का सवाल है, मुझे नहीं लगता अभी सुलझ गई है। देखिए, कल परसों जब उनका इस्तीफा आया तो हर कोई शॉक था, मतलब किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की कुछ गहमा-गहमी, इस तरह का कुछ झगड़ा बीजेपी के अंदर, इम्प्लोजन के जैसा कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है धनखड़ जी को लेके। मतलब जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जितने भी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स है, कहीं भी किसी भी, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं से भी कोई इसका अंदेशा नहीं आ रहा था कि धनखड़ जी और बीजेपी के बीच में कुछ ठनी हुई है और उसका नतीजा उनके इस्तीफे में हो सकता है। इस तरह की कोई चर्चा मीडिया में कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। और सडनली जब ये इस तरह की खबर आई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। तो ये क्यों हुआ, इसका अंदाजा पूरी तरह से आना अभी मुश्किल है। जस्टिस वर्मा के केस का हवाला दिया जाता है, वो तो एक रीजन है ही, लेकिन क्या अकेला वो एक रीजन है? वो तो ये हो सकता है कि वो लास्ट ट्रिगर पॉइंट हो, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी बातें हुई हो जो शायद हम लोगों को अभी पता नहीं है। उसकी जो ओपेसिटी है वो जब तक दूर नहीं होती, जब तक वो जो सारे जो जाले लगे हुए हैं वो जो हटाए नहीं जाते और उसके अंदर की बात
सामने नहीं आती, तब तक हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि केवल जस्टिस वर्मा वाला मुद्दा था, उसको लेके रेजिग्नेशन लिया गया। ये बिल्डअप होता हुआ यहाँ तक आया हुआ है, और उसके बाद लास्ट ऑन कैमल्स बैक कहते हैं, तो उस तरह से कुछ शायद ये जस्टिस वर्मा वाला केस हुआ। और हो सकता है जब भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में वो बात कही जो कहने के हकदार खुद उपराष्ट्रपति थे धनखड़ जी, कि भाई नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वॉट एवर आई एम सेइंग विल ओनली गो ऑन रिकॉर्ड। ये बात जेपी नड्डा जी ने कही, जो अधिकार तो केवल वाइस प्रेसिडेंट का था। तो उसके बाद मुझे लगता है कि उनको ये बताया गया, ऐसा मुझे नहीं लगता। उनको पहले से इस बात की कल्पना दी गई होगी कि आपको जाना है, लेकिन धनखड़ जी ने समय खुद अपना चुना, ऐसा मुझे लगता है। वो बीजेपी को और पूरे देश को ये शौक देना चाहते थे, और नरेंद्र मोदी दूसरे दिन विदेश के दौरे पर जाने वाले थे, और उससे पहले ये क्राइसिस बीजेपी के अंदर, जिसको कहते हैं कि मेकिंग इट ब्लो इनटू द बीजेपीज फेस, तो उस तरह से धनखड़ जी ने अपना मौका ताड़ा, मौका साधा, और बीजेपी को बगैर किसी अंदाज के शायद ये रेजिग्नेशन उन्होंने अपना दिया है। और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसके साथ डील किया जाए। वो चाहते तो थे धनखड़ जी निकल जाए, लेकिन इस तरह से निकल जाए ये शायद बीजेपी अपेक्षा नहीं कर रही थी, और धनखड़ जी ने अपना एक वार बीजेपी पर लगाया और वो चले गए। अब इससे पहले क्या क्या हुआ, क्या केवल जस्टिस वर्मा वाला मामला जो है वो सिर्फ इसके लिए कारण था? फिर इतनी जो सेवा धनखड़ जी ने की बीजेपी की, मतलब जो सबसे ज्यादा पार्टीजन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो उन्होंने अपना पूरा दायित्व निभाया। और आपने जैसे पहले अपने इनॉग्रल इसमें कहा, कमेंट्स में कहा कि भाई विपक्ष को पूरी तरह से नॉन प्लस करने का ही उनका एक रवैया रहा है हमेशा से ही, और एक नॉन लिविंग एक लेवल प्लेइंग फील्ड न बनने देना लोकसभा में, राज्यसभा में, ये एक उनका रवैया हमेशा से ही रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो किस तरह से बीजेपी के लिए अप्रिय हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब अंदर कुछ अलग ही चल रहा था, अंदर खाने कुछ अलग चल रहा था। वो क्या है उसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स जो आए दिन पार्लियामेंट में जाते हैं, नेताओं से मिलते हैं, शायद उन्हीं से अपने को पता चलेगा, लेकिन अभी तक वो पता नहीं चल पाया था। ये एक बहुत बड़ी खामी है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की, ऐसा मैं मानता हूँ। और जहां तक राहुल गांधी के वक्तव्य का सवाल है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पर ये बात लिखी थी कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन ने किया, भाजपा ने किया, वो एक्सपोज हो जाने के बाद, अब कर्नाटक की बात तो नहीं राहुल गांधी कह रहे, उसके बारे में पहली बार ही शायद वो इस तरह से खुलकर कुछ बता रहे हैं कि कर्नाटक में भी ये हुआ है, कर्नाटक में भी उन्होंने इस तरह की गड़बड़ियां पाई है। तो लेकिन महाराष्ट्र की तो खुली चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। मैंने ये लिखा था कि महाराष्ट्र में जो हुआ है वो एक्सपोज हो जाने के बाद, वो पूरा खेल जो है वो एक्सपोज हो जाने के बाद, अब बीजेपी के पास बिहार में करने के लिए कुछ और करना जरूरी था। मतलब ऐसा कुछ करना जरूरी था कि जो महाराष्ट्र जैसा रिपीट न हो, नई कोई चीज करनी जरूरी थी जिससे वो इलेक्शन बिहार का जीत पाए। तो ये जो सडनली उन्होंने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो शुरू किया है बिहार में, वो एक नया खेल जो महाराष्ट्र से अलग हो लेकिन बीजेपी को जीत दिलाने के लिए आवश्यक हो, इस दृष्टि से खेला गया है, ऐसा मैंने उस समय भी लिखा था। और बिल्कुल वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ वो एक्सपोज हो जाने के बाद अब बिहार में ये एसआईआर का खेल इलेक्शन कमीशन कर रहा है। तो हर जगह पे हर समय नया कुछ खेल करना और गड़बड़ियां करना और चुनाव जीतना, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी लग रही है। तो अब धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद ऑपरेशन सिंदूर और बाकी सारी चीजें बिल्कुल एक तरफ रह गई थी और चर्चा सिर्फ धनखड़ जी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो गई थी। अब शायद राहुल गांधी की इस वक्तव्य से चर्चा फिर एक बार इस विषय पर आ जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर पर भी जैसे आपने कहा कि कुछ विशेष चर्चा होने जा रही है। तो मुझे लगता है कि फिर एक बार उन विषयों पर पार्लियामेंट का ध्यान केंद्रित होगा और धनखड़ जी का मामला शायद थोड़ा सा
बैक बर्नर पर चला जाएगा, लेकिन उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, धनखड़ जी आगे जाके जी क्या करेंगे, क्या कोई नया बम विस्फोट करेंगे जिससे बीजेपी को और भी एम्बेरसमेंट हो, ये देखने वाली बात होगी। क्या आप दूसरे सत्यपाल मलिक बनते हुए उन्हें देख रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिल्कुल बिल्कुल वो इतनी स्पाइन अपनी दिखा पाएंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि जिस तरह से वो अपमानित हुए हैं, मुझे लगता है कि, और वो बोलने वाले व्यक्ति है, उनकी आदत है, वो स्पष्ट तरीके से बोलते हैं, वो पार्टीजन है, बहुत एक तरफा बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को जो शोभा नहीं देगा, इस तरह का एक, मतलब जो न्यूट्रलिटी का उन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने 3 वर्ष के इस टेन्योर में, वो मुझे लगता है कि इससे पहले कभी भारत के इतिहास में, पार्लियामेंट्री इतिहास में कभी नहीं हुआ था। तो वो जिस तरीके से बोलने के लिए मशहूर है, मुझे लगता नहीं है कि इसके बाद जब वो अपने घर जाएंगे, जब रिटायर हो चुके हैं अभी वो, जब वो शांत अपने घर में बैठेंगे, तो इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो बोलने वाले व्यक्ति है, मुझे लगता है कि वो बात करेंगे इसके बारे में, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो अपना मौका साधेंगे, वो ऐसा वक्त ढूंढेंगे अपनी बात कहने के लिए, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेगी। बुशरा जी बिल्कुल। तो अब इस्तीफा देकर लिया गया है इस्तीफा, ये तो साफ तौर पर लग रहा है, मजबूर किया गया है, ये भी साफ तौर पर लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल वो जिस तरह की उनकी एक्टिविटी थी, ये विपक्ष के नेताओं से कहना कि कल आपसे तो मुलाकात हो ही रही है, और फिर अचानक से रात को 9 बजे के करीब हम देखते हैं कि इस्तीफा, वो भी ट्विटर के हवाले से, ये भी एक नया ट्रेंड है कि ट्विटर के हवाले से पता चलता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब आप ये देखिए कि सत्यपाल मलिक, वो भी जम्मू कश्मीर के जिस तरह से राज्यपाल थे, उसके बाद जब उस पद से हटे तो उन्होंने एक के बाद एक जिस तरह से उन्होंने विस्फोट किया, वो जाहिर सी बात है गले की हड्डी बना भारतीय जनता पार्टी के, और उसके बाद सीबीआई से लेकर तमाम एजेंसीज उनके घर पर भेजी गई। अभी ये क्या इतनी क्योंकि ये भी जाट ही है, एक तरह से किसान बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या जगदीप धनखड़ भी उस तरह से रीढ़ की हड्डी अपनी जो अभी तक तो झुकी हुई थी, क्या वो सीधे खड़े होकर अपनी बात इस तरह से कह पाएंगे कि बीजेपी के लिए वो मुश्किलें पैदा करे? सिद्धार्थ जी, क्या आपको लगता है ऐसा? और क्या आपको लगता है कि जस्टिस वर्मा ही एक ट्रिगर था कि इस पर बीजेपी चाहती थी कि वो एक तरह से एक हाई मॉरल ग्राउंड्स ले ले, और थोड़ा सा जो घिरी हुई है वो उससे एक तरह का डाइवर्जन थोड़ा हो जाए, इस पर डिस्कशन हो जाए और उसको थोड़ा मौका मिल जाए? वो मौका जगदीप धनखड़ ने ले लिया, और अगर ऐसा किया तो उन्होंने क्यों किया? यानी कि इससे पहले भी बहुत सारी चीजें पक रही थी, और इसके बाद ही उनका जो पहले दिन ही रवैया था वो भी पहले से बिल्कुल डिफरेंट था जगदीप धनखड़ का, ये साफ तौर पर हमने देखा। भारतीय शास्त्रों में ना बुशरा जी, सत्य के बारे में कहा जाता है कि उसके बारे में कहा जाता है कि सत्य ना सोने के घड़े के अंदर ढका हुआ रहता है, हिरण्मय न पात्रेण। एक होता है सच और एक होता है सच को जानना। समस्या जस्टिस वर्मा में नहीं है, समस्या है कि जस्टिस वर्मा अगर अपनी बात खुल के कह देते तो क्या होता। ये पूरा जस्टिस वर्मा का जो मामला है, जिसमें धनखड़ जी भी शामिल हैं, वो है ऐसा कि धनखड़ साहब ने सोमवार को सुबह में विपक्ष से बातचीत करके जस्टिस वर्मा के महाभियोग के लिए जितने जरूरी थे उतने हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए। अब मंगलवार को महाभियोग की प्रक्रिया वो प्रारंभ कर सकते थे, उन्होंने 1:30 बजे मीटिंग भी बुला ली थी। अब महाभियोग में होता यह है कि जस्टिस वर्मा को मौका मिलता कि वो सदन में खुद आकर दुनिया के सामने अपना बचाव करते, वही प्रक्रिया है। अब सोचिए कि बचाव में वो अगर ये कहते कि राष्ट्रीय राजधानी में दर्जनों बोरियों में नोट अगर घूम रहे हैं तो सरकार के जानकारी के बगैर कैसे घूम रहे हैं, वो अगर ये भी कह सकते थे कि इसमें सरकार खुद संलिप्त है, तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती तो कितनी बड़ी फजीहत हो जाती सरकार की। मगर सोमवार को ही धनखड़ जी को खदेड़ दिया गया, जिसके चलते मंगलवार को महाभियोग की प्रक्रिया टल गई। अब आज बुधवार को जस्टिस वर्मा केस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास एडमिट कर लिया है। अब ये महाभियोग नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही महाभियोग चलेगा सदन में ये प्रस्ताव आ जाएगा कि मामला तो न्यायालय में सब जुडिस है, विचाराधीन है, इसलिए पहले न्यायालय इस पर बात करे, हम लोग इस पर पहले बात नहीं करते। धनखड़ जी के साथ ये था कि वो कानून के भी जानकार थे और संसदीय परंपरा के भी पारंगत थे,
वो मंगलवार को चेयर पर रहते तो बुधवार को मंगलवार को वो चेयर पर रहते तो महाभियोग मंगलवार को शुरू हो जाता, और आज बुधवार को अगर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा जाते तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि क्योंकि अब ये मामला संसद के विचाराधीन है, इसीलिए हम इस चीज को हम अपने कोर्ट में क्यों लेंगे, संसद में बात करेंगे। तो संसद में क्योंकि जस्टिस वर्मा को ये मौका मिलता कि वो अपना बचाव करते हैं, और अपने बचाव में वो संसद में जो भी हमको पता है प्रक्रिया होती है, जो उसके प्रोसीडिंग्स होते हैं, वो दुनिया के सामने लाइव होते हैं, वो मान लीजिए कह देते हैं। और ये स्वाभाविक बात है, एक सामान्य सी बात है, कोई भी डीबी लाइव का दर्शक भी सोचेगा कि एक छोटा सा आदमी सब्जी बेचने वाला अगर उसको 2-4 लाख रुपए का यूपीआई आ जाता है तब तो सरकार नोटिस दे देती है कि तुम्हारे पास इतना धंधा तुम्हारा कैसे हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय देश की राजधानी में दर्जनों बोरे में पैसा नोट घूम रहे हैं और सरकार को मालूम ही नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर जस्टिस वर्मा बोल देते कि मेरे घर में इतना नोट पाया गया, अगर पाया गया तो क्या सरकार सोई हुई थी? इसमें तो सरकार भी, मान लीजिए कहने वाला तो बचाव में कुछ भी कर सकता है, वो ये भी कह सकता है कि इस नोट का संबंध सीधा सीधा इसके तार सरकार से जुड़े हुए हैं। उस चीज को इनको एक्चुअली एक होता है महाभियोग, एक होता है महाभियोग चलाने का जैसा दिखना। ये महाभियोग चलाने की इनकी मंशा सरकार की नहीं थी, क्योंकि हमको पता है महाभियोग शुरू होने से पहले एक प्रक्रिया होती है, पहले सांसदों का सिग्नेचर होता है, उसके बाद एक कमिटी गठित होती है, और कमिटी गठित होने के बाद महाभियोग शुरू होता है। लेकिन क्योंकि धनखड़ साहब पूरे कानून के जानकार थे, संसदीय परंपरा के जानकार थे, वो इसको अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ना फास्ट ट्रैक कर सकते थे। अगर सोमवार को धनखड़ जी इस्तीफा नहीं देते तो बहुत संभव है कि मंगलवार को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो गई होती। अगर वो शुरू हो गई होती तब तो आज सुप्रीम कोर्ट में जाके वो स्टे ले ही नहीं सकते थे, तो सुप्रीम कोर्ट एडमिट ही नहीं करता। ऐसे में सोचिए कि वो सदन में आके जस्टिस वर्मा अगर अपनी पूरी सच्चाई बोल देते, या अपने बचाव में झूठी सही कुछ भी तो बोल सकता है आदमी, अपने बचाव में तो कुछ भी बोल सकता है। वो अगर किसी का बड़ा भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम ले लेते कि इन्होंने मुझे ये बोड़ी भेजी, फलाने ने भेजी, ढिमकाने ने भेजी बोल देते, तो भाजपा के लिए सोचिए कितना बड़ा फजीहत होता। मेरे ख्याल से भाजपा जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को, महाभियोग को सदन में नहीं चलाना चाहती थी। वो चलाते हुए, महाभियोग चलाते हुए दिखाना तो चाह रही थी, लेकिन महाभियोग नहीं चलाना चाह रही थी। इसीलिए ध्यान में रखिएगा, जस्टिस वर्मा ने, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि भारत के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग जज खुद ही अपील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में अपने बारे में। जिसको न्याय देना था वो खुद न्याय का अपील कर रहा है। इसका क्या मतलब है? और भारत के इतिहास में पहली बार है कि एक सिटिंग जज खुद को कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि हमारी बात सुनी जाए। अब दिक्कत यह है कि इसीलिए मेरे ख्याल से धनखड़ जी को जो खदेड़ा गया, वो खदेड़ा इसीलिए गया क्योंकि वो कानून के और संसदीय परंपरा के जानकार थे। और ध्यान में रखना है कि धनखड़ जी राजनेता बाद में थे, वो एक कानूनविद पहले थे, वो सबसे पहले वकील थे। भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में राजस्थान बार एसोसिएशन के चेयरमैन भी धनखड़ साहब ही बने थे। उनको कानून का भी ज्ञान था, और राज्यसभा के सभापति होने के चलते संसदीय परंपराओं का भी ज्ञान था। वो इस चीज को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे कि सरकार को ये दिक्कत हो गई कि अगर सच में महाभियोग चल गया तब तो फजीहत हो जाएगी। ये महाभियोग हमको तो चलते हुए दिखाना था, हमको तो केवल ये दिखाना था मुखौटा की चलते हुए हम दिखा रहे हैं कि चलेगा, और धनखड़ साहब सच में चला रहे थे। तो एक होती है मेली कुश्ती, और मेली कुश्ती में ये जबरदस्ती आप सच्ची कुश्ती खेलने लग जाइएगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए धनखड़ साहब को मॉर्निंग वॉक पर भेज दिया गया, और मेरे ख्याल से वो स्वस्थ स्वास्थ्य लाभ लें अपना। और इस देश में अब इसका मतलब ये भी हो गया है कि मोदी जी की जो पूरी की पूरी बीजेपी की सरकार है, वो अब अपने लोगों को भी संदेश दे रही है कि मैं अब आदमखोर बन गया हूं। मैं केवल अपने विपक्षियों को सजा नहीं देता हूं, मैं केवल अपने विपक्षी हेमंत सोरेन को सजा नहीं देता हूं, मैं केवल अपने विपक्षी अरविंद केजरीवाल को सजा नहीं देता हूं। अपने भी लोग अगर मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं उनको भी निगल जाता हूं। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, धनखड़ साहब को भाजपा ने ही तो अपना प्रत्याशी बनाया, और वो लोकसभा और विधानसभा के 788 एमपीओ सांसदों के बीच में चुन के आए थे। तो एक चुने हुए भारत के संविधान के नंबर 2 व्यक्ति पर इतना दबाव भाजपा लाके उनको अगर सजा दे सकती है, तो भाजपा अपने इकोसिस्टम को भी, वो चाहे संघ परिवार हो या बाकी हो, उनको भी एक संदेश दे रही है कि देखिए मेरे पास आज इतनी सत्ता, एक तो मेरे पास सत्ता है, और दूसरा मैं सत्ता को सजा के रूप में, हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए भी मेरी क्षमता है। तो मेरे ख्याल से ये आने वाला समय बड़ा दिलचस्प होगा। बाहर तो जो होना है वो होगा, लेकिन संघ परिवार के अंदर, भाजपा के अंदर, भाजपा के ही लोगों के अंदर, भाजपा में भी तो अभी जो
सत्ता में हैं, हमारे प्रधान जी, उनके अलावा भी जैसे राजनाथ सिंह हैं, वो प्रधान जी से ज्यादा सीनियर हैं। भाजपा में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि पुराने संघ परिवार से आते हैं। वो इस पूरा का पूरा ये जो भाजपा में आदमखोरी आ गई है, आदमखोरी को किस तरह से लेते हैं। अपने लोगों को, दूसरे को तो आप सजा देते थे, तब तक तो समझ में आता था कि आप विपक्षी है, अरविंद केजरीवाल विपक्षी है, उसको जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन विपक्षी है, उसको जेल में डाल दो, राहुल गांधी विपक्षी है तो उसको पप्पू बोल दो। लेकिन आप अपने को ही जब आप निगलना शुरू कर रहे हैं तो आप संदेश दे रहे हैं कि सत्ता का कितना अधिक केंद्रीकरण हो गया है, कि सत्ता अब किसी दल के पास नहीं रही, कहीं लोकतंत्र नहीं है। मैं जो चाहता हूं, मैं जो मेरी मनमानी है, हम जो 5 लोग 4 लोग, हमारी जो कैबिनेट है या प्रधान जी का जो अपना कुनबा है, वो ये काम कर रहा है। और मेरे ख्याल से इसके कारण आने वाले समय में, क्योंकि ध्यान में रखिएगा संघ परिवार के साथ वैचारिक लोगों की असहमति असहमति हो सकती है, लेकिन संघ परिवार के जो गंभीर लोग हैं, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, मोहन भागवत जी हों या उनके तरह के लोग हों, वो आजीवन प्रचारक होते हैं। उनकी विचारधारा से हमारा सहमति हो या नहीं हो, लेकिन वो एक विचारधारा प्रमुख लोग हैं। तो वो इस चीज को कैसे लेंगे? आदमखोर जब हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, जब कोई शेर आदमखोर हो जाता है ना, तो गांव वाले भी पटाखा लेके निकलते हैं, पुलिस को भी बुला लिया जाता है, शिकारी को भी बुला लिया जाता है, वन विभाग को भी बुला लिया जाता है। मेरा और मेरा पड़ोसी का नहीं भी बनता है, लेकिन अगर हमारे इलाके में आदमखोर शेर आ गया तो हम दोनों पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी अपना अपना झगड़ा भूल के वो आदमखोर शेर के खिलाफ चले जाते हैं। इसीलिए एक आश्चर्यजनक स्थिति हम देख रहे हैं कि धनखड़ जी के जाने के बाद, धनखड़ जी अपने कार्यकाल में जैसा भी उन्होंने काम किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, विपक्ष के साथ रहे हो, विपक्ष के साथ अन्याय किया हो, लेकिन आज एक ऐसी स्थिति है कि बीजेपी के भी सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, धनखड़ जी तो बहुत अच्छे थे, और भाजपा कांग्रेस भी बोल रही है कि धनखड़ जी तो बहुत अच्छे थे। इसका मतलब ये है कि ये धनखड़ जी के पक्ष में ये चीज नहीं जा रही है, ये भाजपा की जो आदमखोरी है इसके विपक्ष में सारे लोग एकजुट हो रहे हैं। वो उसमें मोहन भागवत जी भी शामिल है। मोहन भागवत जी ने भी कल एक लेकिन स्टेटमेंट सिद्धार्थ जी, किया एक था बात कहीं पे एक बात जाकर। जिसमें मैं शामिल करना चाह रही थी कि एजेंसीज को सब आपने एक तरह से अपना गुलाम बना रखा है, वो आपकी पिट्ठू बनकर काम करती है। विपक्ष लगातार कह रहा है, चुनाव आयोग जो पूरे देश में चुनाव करता है वो आपकी सहमति के साथ काम कर रहा है, आपके पास नंबर है, आप तीसरी बार सत्ता में हैं, आप ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकारें हैं, उसके बाद भी आपको इतना डर लग रहा है कि एक शख्स जो कि एक तरह से लगभग आपकी कठपुतली था, एक पपेट था, उसने जरा सी अपनी गर्दन उठाने की हिम्मत क्या की, आपने फौरन उसकी टांग खींच के उसको धड़ाम से गिरा दिया। यानी कि किसी का नंबर कभी भी लग सकता है। तो सीधे तौर पर ये सिर्फ एक दिखावे की तो डेमोक्रेसी है फिर। जी, लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है वो परिभाषा असल में होती है लोक का तंत्र। लेकिन भाजपा के प्रधान जी का जो कुनबा है उसने उसकी परिभाषा थोड़ा अलग की हुई है, लोक के लिए तंत्र, मतलब लोक को कंट्रोल करने का सिस्टम, लोक को कंट्रोल करने का तंत्र। तो आप जब लोक का तंत्र के बदले लोक के लिए तंत्र करते हैं तो फिर वो लोकतंत्र नहीं बच जाता, फिर वो ठोक तंत्र हो जाता है। और मेरे ख्याल से यही ठोक तंत्र का हम एक सैंपल देख रहे हैं इस देश में, ताजा तरीन सैंपल है वो सैंपल। आप क्या कहते हैं, हेमंत सोरेन को जेल डाला गया था तब भी आप देख सकते थे, अरविंद केजरीवाल को या मनीष सिसोदिया को 2-2 साल जेल में डाला तब भी देख सकते हैं, धनखड़ जी को जबरदस्ती खदेड़ दिया गया उसमें भी देख सकते हैं, बिहार में जो केचुआ बेसिर पैर की चाल चल रहा है उसमें भी देख सकते हैं। ये सभी चीज एक, इसमें अगर एक सामान्य बात ये देख सकते हैं कि मैं लोक का तंत्र नहीं मानता हूं, मैं लोक के लिए तंत्र मानता हूं। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें कि लोग उलझ जाएं। मैं सिस्टम लोक अपने आप में स्वतंत्र नहीं होगा, लोक के लिए तंत्र नहीं होगा, लोक का तंत्र नहीं होगा, लोक के लिए तंत्र हो जाएगा। होगा ये कि आपका ड्राइवर है, गाड़ी आपकी है, लेकिन अब ड्राइवर ने गाड़ी को हाईजैक कर लिया है, ड्राइवर आपकी कार लेके ड्राइवर निकल चुका है। अब आप खोजते फिरिए कि आपकी कार कहाँ चली गई, लेकिन ड्राइवर तो वो था, वो कार लेके अगर निकल गया हो 200 किलोमीटर दूर, तो आप भागते फिरिए अपने कार के पीछे। तो ये स्थिति मेरे ख्याल से प्रधान जी के कुनबे ने ले आई है, और इसी चक्कर में मेरे ख्याल से जो अपने धनखड़ साहब थे वो इस चक्रव्यूह में फंस गए। वो कानूनविद तो थे, वो संसदीय परंपरा के ज्ञाता तो थे, लेकिन राजनीति की शायद उतनी उनको समझ नहीं थी। उनके ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव आया, नहीं तो शाम में 4 बजे जो आदमी अगले दिन सुबह की मीटिंग की तैयारी कर रहा हो, रात में 8 बजे 4 घंटे के बाद वो अपना इस्तीफा दे, ये तो बहुत आश्चर्यजनक है। इसका मतलब ही है कि पीठ पीछे यही बात हुई है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे चीज के सूत्रधार जस्टिस वर्मा जी नहीं है, जस्टिस वर्मा जी को दुनिया के सामने लाने से बचाना है।
क्योंकि जस्टिस वर्मा जी अगर दुनिया के सामने आ गए तो वो सच भी बोल सकते हैं और अपने बचाव में झूठ भी बोल सकते हैं। कोई भी आदमी को जब आप बचाव करने का मौका देंगे तो वो कुछ भी बोलेगा ना, वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अगर उसने बोल दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में बोरों में अगर पैसे घूम रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी, इसमें तो सरकार से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, तो सरकार के लिए सोचिए जवाब देना कितना मुश्किल हो जाता। इसीलिए उनको किसी भी तरह से सार्वजनिक मंच पर आने से रोकना था। पीठ पीछे उनको भी कहा गया या उनको भी मदद दी गई। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसका एक अपील लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज वो अपील एक्सेप्ट कर लिया है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है, बोलिए कि लोकसभा में अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव आता भी है तो खुद सब लोग कहेंगे कि अरे भैया ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है, जब न्यायालय उसको देख रहा है तो हम इसको नहीं देखें। दोनों दो अलग अलग इकाइयां एक दूसरे को एक ही चीज देखें तो वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा खेल इसीलिए था क्योंकि धनखड़ साहब क्या कहते हैं, कानून और परंपरा के जानकार होते हुए वो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया को वो तेजी से बढ़ा रहे थे। सरकार को ये नहीं चाहिए था कि वो तेजी से बढ़े, क्योंकि तेजी से बढ़ता तो एक्सपोज हो जाते। इससे बचने के लिए ये पूरा का पूरा कवायद इसीलिए किया गया, ऐसा मेरा मानना है। मेरे ख्याल से ज्यादा इस पर विवेक जी बताएंगे। जी बिल्कुल विवेक जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो शख्स खुद ही इतना झुका हुआ था, जो शख्स जो है वो राज्यसभा के अंदर वो खुद आरएसएस के गुणगान वो गाते हुए वहां पर नजर आते थे, जो सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणियां करते थे, जो विपक्ष को किसी तरीके से नहीं छोड़ते थे, जो जितना उनसे कहा जाए उससे शायद 100 हाथ आगे बढ़कर वो हर वो काम करते हुए नजर आते थे। ऐसे कौन सा राज था, क्योंकि ये राज ही लगता है, ऐसा वो कौन सा राज था, ऐसी वो कौन सी दुखती रग थी जो उनके पास आ गई थी, जिससे इतनी बेचैनी बेकरारी थी कि आनन फानन में उनका इस्तीफा ले लिया गया, या फिर अगर दूसरे तरीके से देखें, या उनको इतना बेइज्जत किया गया या इस तरह से उनको लताड़ा गया कि उन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा मुझे कम लगता है। तो आखिर ये सरकार कि जिसको तानाशाही सरकार लगातार कहा जा रहा है विपक्ष के जरिए, और आज भी बिहार की अगर विधानसभा के बाहर हिटलर जैसी चाल चलोगे तो हिटलर जैसी मौत मिलेगी, ये नारे लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतने डरा हुआ ये सत्ता तंत्र क्यों है, जिनके पास सब कुछ है, एजेंसीज है, चुनाव आयोग है, पावर है, पैसा है, उद्योगपति हैं, नंबर्स हैं, तीसरी बार सत्ता में हैं, उसके बाद भी आप एक शख्स से इतना डर गए कि आनन फानन में आपने सबके सामने इस्तीफा ले लिया, और ये भी पता था कि इसके राजनीतिक दुष्परिणाम हो सकते हैं कुछ। बुशरा जी, आपने विषय को बहुत अच्छे से सवाल में परिवर्तित किया है, लेकिन उस सवाल को आप जिस एंगल से देख रही है, मैं थोड़ा सा अलग एंगल से देखूंगा। मैं अलग एंगल से सवाल पूछूंगा। बीजेपी को ऐसा कौन सा डर है जो जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने, जगदीप धनखड़ ने शुरू करने पर उनको सता रहा था। मैं ये देखता हूं कि जगदीप धनखड़ जो आए दिन रोज संसद के अंदर और संसद के बाहर बीजेपी के सारे गुनाहों पर पर्दा डाल रहे थे, उसको जस्टिफाई कर रहे थे, तो सडनली वो इतना हाई मॉरल ग्राउंड एक मामले में क्यों लेना चाहते हैं, ये सवाल है। वो क्यों जस्टिस वर्मा के केस में हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहते हैं? क्यों वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग हो? वो तब तक नहीं करेंगे ये जब तक उनके व्यक्तिगत रूप से उनके कोई तार इस केस के साथ जुड़े न हो, जब तक उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी या फिर जब तक उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट इससे जुड़ा न हो, तब तक वो ये नहीं करेंगे। क्योंकि सारी गलतियों पर पर्दा डालने के बाद और सारी गलतियों को जस्टिफाई करने के बाद वो केवल जस्टिस वर्मा के केस में इतना हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्या ऐसी मजबूरी है जगदीप धनखड़ की कि यहां पर वो बीजेपी के खिलाफ जाना चाहते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ मुझे लगता है ये सारी जो स्टोरी है, उस सारी स्टोरी का सीक्रेट इसमें है कि जगदीप धनखड़ का ऐसा कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट है जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग किसी भी हालत में शुरू करने के लिए वो मजबूर है, ये सवाल है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी बीजेपी कितनी भी ताकतवर हो, वो जगदीप धनखड़ को ये कहे कि आप 8 बजे के पहले रेजिग्नेशन दे, वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर जगदीप धनखड़ ये चाहते
कि वो रेजिग्नेशन न दे। अगर जगदीप धनखड़ ये ठान लेते कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगा तो बीजेपी कुछ नहीं कर पाती थी। क्या करती थी बीजेपी? ये तो इतना सबसे दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जिसको सिर्फ इम्पीच किया जा सकता है। उसको उनको ऐसा कोई पार्टी उनको एक फोन करे, पार्टी का लीडर कहे कि आप वाइस प्रेसिडेंट के पद से त्याग पत्र दे दीजिए और वो दे देंगे, ऐसा थोड़ी है। अगर वो चाहते तो अपने पद पर बने रह सकते थे और बीजेपी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। क्या कर सकती थी बीजेपी? क्या था बीजेपी के हाथ में उनको इस पद से हटाने के लिए? उन्होंने इस पद से वो हटे हैं। मैं फिर एक बार यही कहूंगा कि वो एक शॉक देना चाहते थे, बीजेपी को एम्बैरेस करना चाहते थे और उन्होंने अपना समय साधा इसके लिए और खुद होकर इन्होंने बीजेपी को अड़चन में डालने के लिए आनंद फानंद में ही ये निर्णय लेके रिजाइन किया है। सबसे अहम सवाल है कि ऐसा कौन सा इशू है, ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसी कौन सी बात है जिससे जगदीप धनखड़ आहत थे और वो चाहते थे कि जल्द से जल्द जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चले। ऐसा क्या उनका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें क्या था? उनके कौन से तार जुड़े हुए थे जो आमतौर पर बीजेपी को हर चीज में डिफेंड करने वाला व्यक्ति यहाँ बीजेपी के खिलाफ क्यों जाना चाहता था? मुझे लगता है इस दृष्टि से इस केस की तहकीकात होनी जरूरी है, इस दृष्टि से इसके जड़ में जाना जरूरी है और फिर मुझे लगता है उसके सिवाय इसका असली सच सामने नहीं आएगा। बीजेपी का तो ठीक है, बीजेपी को तो दबाव तंत्र से ही काम लेना है। वो केवल धनखड़ जी के मामले में नहीं, हमने आज तक 2014 से दबाव तंत्र ही देखा है जो कई बार तो माफिया तंत्र जैसा लगता है। तो वो तो करेंगे, लेकिन वो तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक धनखड़ जी खुद रिजाइन नहीं करेंगे। इसमें विवेक जी, क्या आपको लगता है कि अब और लोगों को भी डर सताने लगेगा? क्या उनको भी लगेगा कि भाई ऐसे ये इस्तीफा हो सकता है, जो इतने ज्यादा प्रिय थे तो फिर किसी का भी इस्तीफा कभी भी लिया जा सकता है? या फिर आप दूसरा एक तरह से देख रहे हैं कि इतना दबाया जा रहा है, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो एमपीज हो, कि उनको बोलने की उनकी कोई हैसियत औकात ही खत्म कर दी गई है। आप प्लेन पेपर पर राजनाथ सिंह के दफ्तर बुलाकर उनसे सिग्नेचर करवा लेते हैं, अगर स्टैम्प पेपर पे भी करवाते तो शायद वो कर देते। इतनी हैसियत जो है एक चुने हुए एमपी या मंत्री या किसी की भी एक तरह से खत्म कर दी गई है। दो ही लोग हैं जो पूरी सत्ता चला रहे हैं, अमित शाह और मोदी, दो ही लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये अंदर अंदर एक तरह का ज्वाला जो है वो धधक रहा है, कभी भी बाहर निकल सकता है, या डर को और बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं इस इंसिडेंट के बाद? बिल्कुल, आपने एकदम सही फरमाया। ये तो 2014 से चल रहा है बीजेपी में सारे मतलब हम लोग आम नागरिक तो, मोहन भागवत जी ने कहा है कल कि हर कोई ये सोचता है घर के अंदर बैठ के भी क्या मैं सेफ हूं, ये तो मोहन भागवत खुद कह रहे हैं। तो ये आम नागरिक की स्थिति तो खुद आरएसएस के प्रमुख बता रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर भी ये सारा डर का माहौल है, ये तो स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति बीजेपी में किसी बीजेपी के पॉलिसी के खिलाफ, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलना तो दूर की बात है, लेकिन किसी दूसरे चीज के बारे में टेंजेंशियली भी कुछ नहीं कह सकता। इतना डर का माहौल तो बीजेपी के अंदर भी है। हमने देखा नाना पटोले ने कुछ कहा तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, जो भी है। तो कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट मिनिस्टर्स मोबाइल नहीं लेकर जा सकते, इस तरह की भी खबरें हमने पढ़ी है। और कैबिनेट मीटिंग होता है तो मिनिस्टर्स को एक पर्चा दे दिया जाता है और कहता है कि ये हमको करना है, किसी का भी मत नहीं लिया जाता, कोई मतांतर नहीं होता है, किसी का भी कोई दूसरा मत हो तो उसका आदर नहीं किया जाता है। पहले से ही सोच लिया जाता कि ये करना है और आपको साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन, जो इस तरीके से सरकार काम करती है। तो दबाव तो पहले से सबके ऊपर ही है, बीजेपी के अंदर भी है, मंत्रिमंडल में भी है और आम जनता पर भी है। तो ये दबाव तंत्र तो है ही। अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कहीं इम्प्लोजन जैसी एक स्थिति बीजेपी के अंदर अगर बनी है तो हो सकता है उसकी शुरुआत ये जगदीप धनखड़ का जो है वो बिग बैंग कहीं साबित न हो। और ऑफ कोर्स बिग बैंग ये गलत उपमा होगी, क्योंकि बिग बैंग से विश्व की निर्मित हुई, वो क्रिएटिव प्रोसेस था, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगा। तो मुझे लगता है ये कोलैप्स वाली स्थिति होगी।
ऐसा भी माना जाता है जब विश्व खत्म होगा तो शायद वो कोलैप्स हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये जस्ट अपोजिट ऑफ बिग बैंग वाला कुछ मामला बीजेपी के अंदर हुआ हो और ये शुरुआत हुई हो उस एक बड़े प्रक्रिया की, जिसके तहत बीजेपी में अभी जो डिसेंटिंग वॉइसेस है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन दोनों के खिलाफ बात करेंगे, क्योंकि एक समय होता है जब तक किसी की इतनी चलती है, उसके बाद में फिर मुझे लगता है कि हर कोई उनको डिफाई करना शुरू करता है। ये सभी के साथ हुआ है, बीजेपी में भी हुआ है, कांग्रेस में, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में हुआ है, वो बीजेपी में भी होगा। बीजेपी में जरा देर से होगा क्योंकि डर का माहौल बहुत लंबे दूरी तक और देर तक बीजेपी में चल रहा है। बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि डर का माहौल है वो साफ तौर पर दिखता है, वो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं बैठकर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो अभी फिलहाल जो होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां अचानक मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद से उत्पन्न हुई हैं, उसके बाद क्या कोई हम ट्रिगर होता हुआ देखेंगे, ये जरूर एक बड़ा सवाल है। अभी मैं देख रही थी कि जेडीयू के जो नेता हैं, एक जेडीयू के एमएलए हैं, एक जेडीयू के एमपी हैं, उन्होंने खुले तौर पर एसआईआर को लेकर एक तरह से अपना विरोध प्रदर्शन न सिर्फ किया है बल्कि उसको तुगलकी फरमान बोला है और ये कहा है कि हम पर थोप दिया गया है। आप सोचिए कि जो सत्ता में शामिल हैं बीजेपी के साथ और अभी भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो इससे आप ये समझिए साफ तौर पर उनको ये डर है कि हमारी भी जो वोटर्स हैं वो इसमें काटे जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये कहा है कि 52 लाख के करीब जो वोटर्स हैं उनको अब तक काट दिया गया है। तो हर तरीके से देखिए कि देश में दिख तो रहा है कि एक लोकतांत्रिक निजाम है, दिख तो रहा है संविधान से चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। इससे पहले मैं सिद्धार्थ जी आपके पास आऊं, मैं वो जरूर ये बाइट जो है गिरधारी यादव जी एमपी हैं जेडीयू के, वो मैं जरूर सुनवाना चाहूंगी एसआईआर को लेकर जो उन्होंने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है बात उनकी। सुनिए आप जरा क्या कुछ उन्होंने कहा है। बिगड़ भी जाता है, एक दिन में सुधर भी जाता, सुधर जाएगा, लगा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है। यानी आप मान रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है? पहले जितना अच्छा था उसमें तो कुछ हुआ ही है खराबी, लेकिन कानून व्यवस्था तो किसी दिन बिगड़ जाता है, किसी दिन सुधर जाता है, क्या हुआ कोई बात तो है नहीं। तो चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 52 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, उसमें से बहुत लोग मर गए थे, दूसरे जगह लोग शिफ्ट कर गए थे, कुछ लोगों का वोट एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरे कंस्टिट्यूंसी चला गया। चुनाव आयोग जो है ना उसको कोई क्या कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? ये तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब, हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है, सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? तो सच्चाई भी अगर ना बोल पाए तो हम एमपी बने काहे के लिए हैं। अपने बेटे की बात कर रहे हैं, करना था तो 6 महीने का प्रोसेस अपनाते इसमें, और कैसे ये आनन फानन में किया जाए, तुगलकी फरमाने, ये आप तमाम चीजें देखिए। अगर वो चंद सेकंड की वो जो विजुअल्स हैं असेंबली के बाहर बिहार की, अगर वो चला सकें तो वो दिखाएं कि कैसे जो नारे लगाए जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। ये बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के नेता हैं जो इकट्ठा हुए हैं वहां पर, जो काले कपड़े पहने हुए थे, जिन्होंने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, वो सब वहां पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए जगदीप धनखड़ की तो बात हम यहाँ पर कर ही रहे हैं और उनकी जो भी उसको लेकर जो भी उथल पुथल है वो सब आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एसआईआर, वो दब ना जाए, ये हमारी पूरी कोशिश है। और उससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताते रहें, ये भी बताना जरूरी है। और लगातार विरोध प्रदर्शन ये हो रहे हैं। सिद्धार्थ जी आपका कमेंट इसको लेकर कि
क्या अगर जेडीयू भी खुलकर सामने आ जाए और उस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे तौर पर मोर्चा खोला है उन्होंने, और दूसरी बाइट अभी मेरे पास है नहीं, वो भी मैं सुनवा देती कि जो एमएलए हैं वो भी इसी तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अब धीरे धीरे करके ही सही, नीतीश कुमार तो खामोश है या उन्हें खामोश कर दिया गया है। खबरें तो ये भी चलाई जा रही थी कि उनको कहीं उपराष्ट्रपति तो नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि उनकी सियासत खत्म करने की कोशिश, कुछ भी चलाया जा सकता है। आप कैसे देख रहे हैं इस सब को, और क्या आपको लग रहा है जगदीप धनखड़ के इस पूरे इंसिडेंट के बाद क्या बीजेपी से विरोध के स्वर उठ सकते हैं? क्या कोई हिम्मत कर सकता है? क्या कोई बगावत हो सकती है? आपके अंतिम सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए, होता यह है कि कहीं भी लोकतंत्र होता है तो लोकतंत्र में थोड़ी बहुत अव्यवस्था होना स्वाभाविक है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहती है। मैं अपने विचार रखूंगा और देश पांडे जी अपना विचार रखेंगे, दोनों के विचार में अगर मतभिन्नता आएगी तो डीबी लाइव के दर्शकों को थोड़ा बहुत लग सकता है कि अरे ये क्या है भैया, एक ही प्रोग्राम में दो लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। तो लोकतंत्र में थोड़ी बहुत अव्यवस्था रहती है। तो वो अव्यवस्था को पार करने के लिए, वो अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, यूटोपिया जिसे कहते हैं, यूटोपिया में जाने के लिए आरएसएस का विचारधारा ये कहता है कि अगर हमारे अंदर संस्कृति आ जाए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आ जाए, तहजीब आ जाए, तो शायद हम एक बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। आप उसको मंजूर कीजिए नहीं कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उस विचारधारा को मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी विचारधारा ये है कि व्यक्ति के अंदर अगर तहजीब बढ़ गई, अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद उसके अंदर आ गया, तो थोड़ा सा व्यवस्था, समाज थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, केओस कम हो जाएगा। लेकिन और इसीलिए आपको अगर संस्कृति लानी है तो आपको सत्ता चाहिए, तो आरएसएस का ये मानना है। दूसरी तरफ भाजपा का ये मानना है, भाजपा का जो राजनीतिक दल है भाजपा, उसका मानना है कि अगर कहीं पर अव्यवस्था है तो लोगों को सजा दो, लोगों को टाइट कर दो, लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दो, लोगों की नागरिकता पर सवाल कर दो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों विचारधाराएं, क्योंकि एक ही नदी है लेकिन इसकी दो अलग अलग धाराएं हैं। आरएसएस के लिए सत्ता का मतलब होता है संस्कृति स्थापित करने का हक, और भाजपा के लिए सत्ता का मतलब है सजा देने का हक। इसी के बीच में एक टकराव हो रहा है। इसीलिए आरएसएस के शीर्ष लोग, चाहे वो मोहन भागवत हो या कोई हो, वो आरएसएस को सुबह शाम रोज इतनी कठोर आलोचना कर रहे हैं कि तुम्हारा काम है संस्कृति स्थापित करना, तुम्हारा काम सजा देना नहीं है। तुम सजा देने के चक्कर में जाओगे तो लोगों के अंदर डर पैदा हो जाएगा, लोगों के अंदर भय पैदा हो जाएगा, और पूरा 140 करोड़ की जनता, अगर एक पूरा देश अगर डर के माहौल में जिएगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा। मेरे ख्याल से ये वैचारिक समस्या है। अब आते हैं सर के ऊपर जो बिहार में हो रहा है। मेरा पहले से मानना है कि ये जो केंचुआ की बेसिर पैर की चाल है, ये बिहार के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि हम भी एक बिहार से संबंधित हैं और बिहार के होते हुए भी बिहार से बाहर रहते हैं। तो जो जेडीयू के सांसद महोदय ने समस्याएं बताई, वही समस्या हमारे साथ भी है कि मैं वहां पर अपना कागज कैसे प्रमाणित करूं। तो वो समस्या सिर्फ उनकी नहीं है। तो ये जो वो जो कह रहे हैं कि एक कहावत है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, वो ये कह रहे हैं कि वोट देने का समय आएगा तब तो अलग बात है, लेकिन व्यवहारिक रूप से सच्चाई यही है कि वहां पर ये जो बेसिर पैर की केचुआ की कवायद है, ये चाल बिल्कुल बेसिर पैर की है और ये हो नहीं सकती। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि मैं अपने बच्चे को कभी भी त्याग नहीं सकता। अगर मैं कहूंगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो वो डीएनए टेस्ट करवा के प्रमाणित कर देगा कि आप मेरे बच्चे हो। तो चुनाव आयोग बाकी किसी कागज को नहीं माने, वो ये भी कह सकता है कि हम आधार को नहीं मानेंगे, वो ये भी कह सकता है कि हम राशन को नहीं मानेंगे, वो ये भी कह सकता है कि पासपोर्ट को नहीं मानेंगे, लेकिन वोटर आईडी कार्ड तो चुनाव आयोग ने खुद दिया है। तो अपने दिए हुए कार्ड को चुनाव आयोग अगर कहेगा कि ये हम इसको मंजूर नहीं करते हैं, तो ये एक केवल संवैधानिक समस्या नहीं, एक असंभव कार्य कर रहा है। इसीलिए लोगों के अंदर गुस्सा भी है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जब भी ये मामला कोर्ट में अगली सुनवाई में आएगा, शायद 28 तारीख को आने वाला है, तो चुनाव आयोग के लिए काफी समस्या होने वाली है, क्योंकि आप अपने ही दिए हुए कागज को आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्जी कागज है। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि एक साल के भीतर में, पिछले साल 2024 में ये जो चुनाव आयोग का आज का जो वोटर लिस्ट था वो ठीक था, उसके चलते क्या कहते हैं भाजपा ने गठबंधन को, एनडीए को 30 सीटें आ गई, और पिछले एक साल में बिहार में 52 लाख लोग या तो मर गए या तो घुसपैठिया आ गए। ऐसा तो नहीं हो सकता। 52 लाख लोग वो वोटर लिस्ट में, या तो वो घुसपैठिया हैं या तो वो मर गए। इतने लोग तो कभी नहीं मरते भाई, 52 लाख लोग एक साल में मर जाते। इतना तो लोग क्या कहते हैं, कोरोना काल में भी एक राज्य में एक साल में 52 लाख लोग नहीं मरे थे। तो ये जो एक ऐसी कवायद है कि ये एक बेसिर पैर की केचुआ की चाल है और इससे लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है।
मैं कल ही परसों देख रहा था, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं उस पे चल रहा था, एक वोट वाइब करके संस्था है, वो कुछ बिहार में सर्वे कर रही थी। वो सर्वे बताता है कि बिहार में अभी जो नीतीश कुमार की भाजपा की सरकार है, 48% लोग उससे नाराज हैं। और ये जो पूरा केंचुआ का जो ये SIR नाम का बेसिर पैर की चाल है, इससे 42% लोग खफा हैं, क्योंकि लोगों के पास आप बाकी सब चीज ठीक है, वोटर कार्ड तो आप ही ने दिया हुआ था। मैं अपने बच्चे को कहूंगा कि नहीं नहीं, ये इसको हम जानते नहीं भाई साहब, ये कौन है हमें पता नहीं, तो वो तो कहेगा ना कि अपना DNA टेस्ट करवा दो, हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। अपने बच्चे को आप कभी भी, इंग्लिश में कहा जाता है, यू कैन नॉट डिसोन योर ओन चाइल्ड, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो बायोलॉजिकली साबित हो चुका है कि वो आपका बच्चा है। तो चुनाव आयोग अपना ही दिया हुआ कार्ड को अगर कह रहा है कि वो नहीं मंजूर करेगा, तो ये उनके लिए केवल एक समस्या नहीं आएगी, ये संवैधानिक रूप से मुझे तो लगता है कि जिस दिन ये कोर्ट में आने वाला 28 तारीख को कोर्ट उनको जोर से लताड़ेगा भी, और यही बात करके लताड़ेगा कि आप अपने बच्चे को अपना बच्चा नहीं है करके कैसे कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इसीलिए, क्योंकि पूरी तरह मेरे ख्याल से ये जो चुनाव आयोग की केंचुआ की जो बेसिर पैर की बिहार में चाल है, ये असंवैधानिक तो है ही, असंभव भी है। असंभव इसीलिए है क्योंकि एक ओवर में कोई भी टीम 100 रन नहीं बना सकती 6 बॉल में, असंभव है, मतलब टेक्निकली संभव है। आप मतलब दिमाग में सोच सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन कभी मैच में हो नहीं सकता। एक BLO केवल 84 घंटे एक महीने में काम करता है। 84 घंटे में 1200 वोटर का 11 कागज को अगर वो जांचेगा, इसका मतलब उसको एक एक वोटर पर को 4 मिनट में 11 कागज जांचना है और वो सिग्नेचर करना है, जमा करना है, ये एक असंभव काम है। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिर पैर की केंचुआ की जो चाल है बिहार में, वो असंभव भी है और असंवैधानिक भी है। जी बिल्कुल। संक्षेप में बस कुछ सेकंड में विवेक जी, लास्ट कमेंट, क्या आपको लगता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट की कही गई बात को कि आप वो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शामिल करें, चुनाव आयोग ने मानने से इनकार कर दिया, क्या आपको लगता है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट सख्त होकर आने वाली 28 तारीख को इस पर अंतरिम रोक लगा सकता है? मिश्रा जी, मुझे ऐसा कोई मेरी अपेक्षा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो वो किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन को किसी भी अड़चन में डालेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस विषय में टिप्पणियां कर रहा है, कहीं से भी ये नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा आपत्ति है जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा आपत्ति है, ऐसा नहीं लगता है। वरना वो बिल्कुल वो ये बिल्कुल कीपिंग द फुट डाउन जिसको कहते हैं, पुटिंग द फुट डाउन जिसको कहते हैं, उस तरीके से वो इलेक्शन कमीशन को बताते हैं कि भाई आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये राशन कार्ड जो है आपको एक्सेप्ट करना होगा और उसके बेसिस पे लोगों को आपको एनरोल करना होगा। बहुत ही बेसिर पैर वाली जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे थे बिल्कुल सही है। ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहे हैं कि देखिए हम तो सिटीजनशिप को किसी के नकार नहीं दे, कोई अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है इसका मतलब वो उसकी सिटीजनशिप जा रही है, ऐसा नहीं है। अरे भाई फिर आप, ये तो बहुत ही बेवकूफ़ वाली बात हो गई कि अगर आप कोई आप सिटीजन है ये प्रूव करिए तभी आपको वोटिंग करने दिया जाएगा, ये आप कह रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए तो आपका सिटीजनशिप नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई? ये तो म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई। ये सचमुच में बेसिर पैर वाली बात है। तो इतना जो इलॉजिकल तरीके से जिस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल उसको खारिज कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के ये सारे जो भी सबमिशंस है उनको सिरे से खारिज कर देना चाहिए। लेकिन मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई आशा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा। मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट इस एक्सरसाइज को एंडोर्स ही करेगा। मिश्रा जी, ओके, अगर ऐसा होता है तो इससे खतरनाक और कोई चीज हो नहीं सकती है फिलहाल। और जिस तरह के पैसे बिहार की जनता को इस तरह से छोड़ दिया गया है, और आप ये सोचिए कि अगर बिहार में ये ऐसे ही रहता है और 28 तारीख को इस पर अंतरिम रोक नहीं लगती है, तो फिर जो अभी सिर्फ एक तरह का प्रदर्शन पार्लियामेंट के बाहर किया जा रहा है, विधानसभा के बाहर किया जा रहा है, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, या एक दिन का बंद का आह्वान किया जा रहा है, वो विपक्ष क्या जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता तब तक हम हटेंगे नहीं, ऐसा कोई आंदोलन छेड़ता है। क्योंकि अगर कानूनी रास्ता बंद होता है तो फिर सड़क का रास्ता ही बचता है, क्योंकि इसके बाद फिर बंगाल का नंबर है और फिर उसके बाद
तमाम जगहों का, आसाम का और जहां जहां चुनाव है तमाम जगहों का नंबर इसी तरह से लगने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, विवेक जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।